ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने ऑर्डिनरी लाइट को समझा था। ऑर्डिनरी लाइट वैसे लाइट्स होते हैं जिसमें अलग अलग तरह के वेव्स होते हैं बच्चों, और अलग अलग डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। तो वैसे लाइट को ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं। एक मोनोक्रोमैटिक लाइट होती है जिसमें सिंगल वेवलेंथ के लाइट होते हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। इसके बाद प्लेन पोलराइज लाइट हमने देखा था, वो लाइट जिसके अंदर सारे रेज एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, एक ही प्लेन में वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो वैसे लाइट को हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं। प्लेन पोलराइज लाइट बनता कैसे है? ऑर्डिनरी लाइट को ही प्लेन पोलराइज लाइट बनाने के लिए यूज किया जाता है। एक डिवाइस के थ्रू हम लोग ये काम कर सकते हैं जिसका नाम है निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म बच्चों दो ट्रायंगुलर प्रिज्म को जोड़ के बनाया जाता है। दो ट्रायंगुलर प्रिज्म जो होते हैं वो कैल्साइट क्रिस्टल के बने हुए रहते हैं, और इन दोनों को जोड़ देते हैं हम लोग कनाडा बाल्सम ग्लू से। ठीक है, कनाडा बाल्सम ग्लू से जब चिपका दोगे तो तुम लोगों को निकोल प्रिज्म बन के तैयार हो जाएगा, और उसमें से जब तुम लोग ऑर्डिनरी लाइट पास करोगे तो तुम लोग को प्लेन पोलराइज लाइट वाइब्रेट होते हुए नजर आएगी। बाकी सारे रेडिएशन जो अलग अलग डायरेक्शन में आते हैं वो नहीं मूव होंगे, सिर्फ प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगा। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की टेंडेंसी शो करते हैं। जो कंपाउंड रोटेट करते हैं ये प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट को, उनको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं, और इस फिनोमेना को ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी हमने समझा था। जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक वो जो प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट राइट की तरफ रोटेट करे, और एक वो जो प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट लेफ्ट की तरफ रोटेट करे। जो कंपाउंड जो है प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट राइट की तरफ या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं उसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलते हैं। और वो कंपाउंड जो प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट लेफ्ट की तरफ रोटेट करते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उसको लीवो रोटेटरी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के अंदर कुछ कंडीशंस है, कुछ क्राइटेरिया है जो होना ही चाहिए उनके अंदर। सबसे पहली चीज तो उनके अंदर कायरलिटी होनी चाहिए। कायरलिटी का मतलब ऐसा एक कार्बन होना चाहिए जो चार अलग अलग एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ा हो। ठीक है, जैसे कि 2 क्लोरोब्यूटेन और लैक्टिक एसिड में वो एस्ट्रिक्स वाले कार्बन देख रहे हो तुम लोग। और दूसरी बात, तुम्हारे मॉलिक्यूल के अंदर असिमेट्री होनी चाहिए। ठीक है, जब कभी भी कंपाउंड में दो चीजें रहती हैं तो कंपाउंड कभी भी एक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता बच्चों, हमेशा 2 पावर n फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वेर n इज द नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो जितने कायरल कार्बन होंगे उतने फॉर्म में, उतने 2 पावर n फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि लैक्टिक एसिड में देख सकते हो तुम, एक कायरल कार्बन है तो डेफिनेटली एक फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करेगा ये, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक डी लैक्टिक एसिड एक एल लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो ये चीज थी। ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में हमने फिर बात की। ये जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन रहे हैं डी और एल लैक्टिक एसिड, इन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स, एनांशियोमर्स या फिर एनांशियोमॉर्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हो तुम लोग, डी एलानिन दूसरा एग्जांपल। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, एक डी है और एक एल है, दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो पाते हैं बच्चों, तो ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस या फिर एनांशियोमर्स जो होते हैं या फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं, इनकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है सिर्फ ऑप्टिकल रोटेशन को छोड़ के। इनकी सारी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट के साथ जो रिएक्शन होता है उनको छोड़ के। इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम नहीं होती है बच्चों, एकदम पूरी तरह से अलग अलग होती है। जैसे कि मैंने तुम लोग को यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे, नेप्रोक्सेन थैलिडोमाइड का मैंने तुम लोगों को एग्जाम्पल दिया था। इसके बाद देखा था बच्चों हमने टर्म रेसमिक मिक्सचर का मतलब क्या होता है। रेसमिक मिक्सचर में क्या होता है बच्चों, जब तुम लोग इक्वल अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रो लिवो आइसोमर एक ही कंपाउंड का ले लोगे, एक ही कंपाउंड लेते हो तो उसका ऑप्टिकल रोटेशन का मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो वैसे कंपाउंड्स को अगर तुम लोग पास करोगे, इक्वल अमाउंट ऑफ डेक्स्ट्रोफॉर्म और लिवोफॉर्म को मिक्स करके उसमें से जब ऑप्टिक प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट पास करोगे तो प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट नहीं होता, मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डेक्स्ट्रोफॉर्म जो होता है जितना राइट लाइट को राइट साइड में रोटेट करेगा उतना ही लिवोफॉर्म उसको वापस से सीधा कर देता है।
तो नेट रोटेशन जो होगा वो जीरो हो जाता है। ठीक है, इस फेनोमेना को बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। मॉलिक्यूल बाहर से कॉम्पनसेट कर रहे हैं एक दूसरे को, इसके लिए इसको एक्सटर्नल कंपनसेशन बोलते हैं। और एक्सटर्नल कंपनसेशन जो मिक्सचर मिलता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनांशियोमर्स ऑफ सेम कंपाउंड which is optically inactive, uh, um, same compound which is optically inactive due to external compensation of ऑप्टिकल रोटेशन। तो डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों फॉर्म है, इसके लिए इसको डीएल या फिर प्लस माइनस से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने देखा था ये वाला। कुछ और कुछ डाउट बच्चों पिछली क्लास के टॉपिक्स में अभी तक का? सारा हमने क्विकली रिवाइज कर लिया, किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? यस। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सभी को समझ में आ गया है? नहीं। चलो, विशाल को कोई डाउट नहीं कम से कम। बाकी के बच्चे किसी को कुछ स्पेसिफिकली डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज वी कैन गो अहेड। चलो। सर बोलो। मुझे काय कायरल का कायरल कार्बन है ना, वो वापस से समझा मिलता है। कायरल कार्बन में जब एक कार्बन चार अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हो तो उसको हम लोग कायरल कार्बन बोलते हैं। जैसे कि ये कार्बन देख, चार अलग अलग चीजों से जुड़ा है, ये CH3 होगा यहाँ पे। तो ये कार्बन जो सेंटर में है यहाँ पे, क्या तुझे दिख रहा है? वो चार अलग अलग कार्बन या फिर एटम से जुड़ा हुआ है, चार अलग अलग तरह के ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो जब कभी भी कार्बन इस तरह का होगा जो चार अलग अलग एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ा हुआ है, तो उसको कायरल कार्बन बोलते हैं। समझ में आ गई बात? भाई जिसका डाउट था समझ में आ गया? ऐसा। चलो, यही होता है कायरल कार्बन। और कुछ डाउट किसी को? और कायरल कार्बन बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट होता है, अगर तुम्हारे कंपाउंड के अंदर है नहीं कायरल कार्बन तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा ऐसा सोचना भी मत। ठीक है, तो कायरल कार्बन जब होता है कंपाउंड में तो कम से कम मॉलिक्यूल दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक डेक्स्ट्रो फॉर्म और एक लीवो फॉर्म। ठीक है, कायरल कार्बन के साथ साथ असिमेट्री भी होनी चाहिए तभी। बच्चों कुछ कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर कायरल कार्बन तो होता है लेकिन साथ साथ में एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी होती है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं फेशियल पोजीशन फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो इसमें कितने कायरल कार्बन है? एक, एक मिनट रुक जाओ, लेट मी कंप्लीट द स्ट्रक्चर। चलो बताओ जरा कितने कायरल कार्बन है इसके अंदर? बेटा कार्बन नहीं पूछ रहा हूँ हितेश, look at the molecule very closely and tell me how many chiral carbon you have in this molecule। आराम से, क्या पहला वाला कायरल है? पहला वाला कायरल? नो सर, नो सर। नहीं, ये तो कायरल नहीं है। क्या ये दूसरा वाला कायरल है? यस सर। ठीक है, कायरल डेफिनेटली है। कैसे है कायरल? देखो, एक H लगा हुआ है, एक OH लगा हुआ है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है और एक पूरा ग्रुप लगा हुआ है। तो डेफिनेटली कायरल हुआ ये। ठीक है, और ये उसके नीचे वाला क्या कायरल है? यस, बिल्कुल कायरल। जो तुम लोग देखो ध्यान से, OH लगा हुआ है एक, H लगा हुआ है, COOH लगा हुआ है यहाँ पे, और ऊपर पूरा एक अलग ग्रुप लगा हुआ है। तो ये कंपाउंड कायरल तो है। ठीक है, क्या लास्ट और नीचे वाला कार्बन कायरल है? एकदम लास्ट वाला?
नहीं का, No, sir. out of 4 carbons that you can see here, 2 are chiral, 2 chiral कार्बन है यहाँ पे, 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए हैं। ये तो कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे बच्चों इन लोग, कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इन लोग अगर 4 chiral कार्बन है तो? बोलो क्या फॉर्मूला था, 2 पावर n फॉर्मूला था ना, याद आ रही है बात? where n is the number of chiral carbon. So can anyone tell me how many forms we have of this? 4. 4 फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करना। विशाल तो कौन से फॉर्मूला लगा रहा है, तू पहली बार आंसर बोल रहा है 4 chiral carbon and there are no 4 chiral carbon. Did you get this? There are only 2 chiral carbons. There are total 4 carbons in the molecule itself. Out of this, 2 are achiral. So how many forms you will get? तेरे को दिख रहा है? अगर नहीं दिख समझ में आया तो पूछ ले। Please be clear about this. विशाल 2 पावर 2 होगा ना, 2 कायरल कार्बन है तो 2 पावर 2 इज 2 into 2, 2 into 2 मतलब 2 2 जा 4। I didn't get how you are getting 8. Let me know तेरे को अगर कुछ डाउट है तो स्पेसिफिकली। चल, तो ये चीज हो जाती है बच्चों, इसमें 4 फॉर्म में ये एग्जिस्ट। सर बोलो। सर ये 4 फॉर्म में एग्जिस्ट करते तो इसके नाम कैसे रहेंगे, जैसे आपने डी और एल बताए? बता रहा हूँ। तो बच्चों ये जो है कंपाउंड जो है, ये पहली बात तो 4 फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए था, लेकिन बच्चों ये मॉलिक्यूल जो है क्या उस ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा? सिर्फ कायरलिटी इतनी जरूरी नहीं है बच्चों, कायरलिटी के साथ साथ और क्या चाहिए अपने को? मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो इसके लिए। दूसरा क्या क्राइटेरिया होता है कायरलिटी? असिमेट्री। असिमेट्री होना चाहिए। क्या इसके अंदर एक्सिस ऑफ असिमेट्री है या फिर ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है? बताओ जरा, कैन यू सी द सिमेट्री? 2 इक्वल पार्ट मिल रहे हैं क्या इसके? यस सर। तो इसमें तो एक्सिस ऑफ असिमेट्री नहीं है, इसे तो सिमेट्रिकल सा मॉलिक्यूल है। अगर सिमेट्रिकल है, 2 इक्वल पार्ट में कट करे, तो क्या ये पहला क्राइटेरिया तो पूरा कर रहा है लेकिन दूसरा नहीं पूरा कर रहा है, तो क्या ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा? नो सर। क्या ये लाइट को रोटेट करेगा? नो सर। नहीं करने वाला लाइट को रोटेट। तो इसका जो मिरर इमेज अगर तुम लोग बनाओगे तो वो मिरर इमेज कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं है, वो सेम ही फॉर्म है। मतलब ये मॉलिक्यूल 2 पावर 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए था, 4 फॉर्म में, लेकिन एक मिरर इमेज इसका आइडेंटिकल है। मतलब एक फॉर्म इसका और कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 3 फॉर्म ही इसके बन पाएंगे सिर्फ, क्योंकि इसका जो पहला मॉलिक्यूल जो देख रहे हो तुम लोग, इसका मिरर इमेज सिर्फ यही स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ उल्टा देखा जाएगा। एक बार मैं स्ट्रक्चर बना दूं तो तुम लोग को ज्यादा समझ में आएगा उसके बारे में। तो इसका अगर तुम लोग मिरर इमेज बना रहे हो, जैसे मिरर इमेज सारे बना सकते हो, मिरर इमेज बनाना आसान है। तो एक मिनट, अगर तुम लोग इसका मिरर इमेज बनाओगे तो ये कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं है बच्चों, यही मॉलिक्यूल है, बट तुम लोग इस साइड से देख रहे हो उसको। क्या बात समझ में आ रही है? घुमा के देख रहे हो बस। देर इज नो डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर। तो ये दोनों फॉर्म हो जाते हैं सेम, ये 2 अलग अलग फॉर्म होने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री आ गई तो दोनों फॉर्म को मैं एक ही काउंट करूंगा, बिकॉज दीज आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। सिर्फ मैं थोड़ा सा अलग तरीके से देख रहा हूँ, घुमा के देख रहा हूँ। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? ये मॉलिक्यूल को मैंने स्पिन कर दिया है बस, ठीक है। 180 डिग्री मैंने स्पिन कर दूंगा, इसको रोटेट कर दूंगा तो ये फॉर्म मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो एक ही मॉलिक्यूल है, थोड़ा फ्लिप करके देख रहे हैं हम लोग। क्या रियलाइज कर पा रहे हो बच्चों ये चीज? यस। यस सर।
ठीक है, तो ये जैसे सिमेट्रिकल था ये भी वैसे ही सिमेट्रिकल है। जब मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन होंगे, जब मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन है लेकिन एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, असिमेट्री नहीं है, असिमेट्रिकल होना चाहिए था लेकिन असिमेट्रिकल नहीं है बच्चों। कायरल कार्बन के साथ साथ एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी जब आ जाती है मॉलिक्यूल में, तो वैसे कंपाउंड्स को हम लोग मीजो कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजो कंपाउंड्स। तो ये मॉलिक्यूल का नाम क्या है? मीजो टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो इसको ये नाम से बुलाया जाएगा। ठीक है, तो दो फॉर्म जो कि दोनों सेम ही है, इन दोनों को हम लोग कैसे बुलाएंगे? मीजो टार्टरिक एसिड। समझ में आ रही है बात बच्चों? जो कि दोनों एक ही फॉर्म है, अलग अलग तरीके से दिख रहा है, तो दोनों को एक ही बार काउंट करो। ठीक है, ये मॉलिक्यूल तो था अनसिमेट सिमेट्रिकल था, जिस वजह से इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी गई, ये लाइट को रोटेट नहीं कर सकता। लेकिन बच्चों ये जो दूसरा स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं, बताओ जरा क्या ये इसके अंदर असिमेट्री है और क्या ये लाइट को रोटेट कर सकता है? एक मिनट। ये भी टार्ट्रिक एसिड ही है। इसमें भी दो कायरल कार्बन है, ये वाले और ये वाले। इसके अंदर एक्सिस ऑफ असिमेट्री दिख रही है तुम लोगों को बच्चों? क्या मैं अब यस। को कट करूंगा तो इक्वल फ्रैगमेंट मिल रहे हैं क्या? इक्वल हाफ्स, एग्जैक्ट वही सेम हाफ्स मिल रहे हैं क्या? नो। नो सर। नहीं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो थी वो चली गई ना। तो अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊं, तो अगर लेट्स काउंट इट एज दिस एल टार्टिक एसिड। अब एल है कि डी हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता सकते बच्चों, क्योंकि उसके लिए डिवाइसेस यूज करने पड़ते हैं टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द कंपाउंड। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस बच्चों? पिछले क्लास में बताया था ना मैंने। व्हाट इज दैट डिवाइस दैट वी यूज टू कैलकुलेट? ये पीडीएफ मिल गया था ना तुम लोग को? यस। यस सर। इसका नोट्स रेडी हो गया सभी से? नो सर। कभी कभी रेडी होगा भाई? सर सर लास्ट टू बन लास्ट गया लेक्चर है। का अभी तक मिला ही नहीं। क्या बोल रहा है? वापस बोल। लास्ट टू लास्ट लेक्चर लास्ट टू लास्ट लेक्चर का क्या हो गया? पीडीएफ नहीं मिला है, नोट्स नहीं कृष्णा मिला सर हम को लोग को। बोल। बेटा सारे नोट्स एक ही पीडीएफ में कंपाइल करके दे दिए जाते हैं। सर वो टॉटोमेरिज्म वो सब है ना, तो वो सारे नहीं नोट्स। मिला, इसमें नहीं है। इसमें क्या है? इसका जो हो गया स्टीरियो आइसोमेरिज्म का नोट्स रेडी हो गया। यस सर। कितने बच्चों ने स्टीरियो आइसोमेरिज्म के नोट्स तैयार कर लिए? सिर्फ एक निधि सिंह ने किया है, सृष्टि ने किया है। ठीक है, तो तुम लोग को नोट्स नहीं लिखने हैं और तुम लोग एक्सपेक्ट करो नीट क्रैक करने को। नोट्स बनाने नहीं है लेकिन नीट नीट क्रैक करना है सभी ने। भाई कैसे होगा इसे? सिर्फ मेरे पढ़ाने से पास हो जाओगे क्या तुम लोग? खुद के पढ़े बगैर नहीं हो पाओगे? पूरा कंप्लीट है तेरा हितेश? नोट्स लिखा है तूने? चल वेरी गुड, कम से कम उसने भी तो किया है। सिर्फ 3 बच्चों ने मेरे को बताया कि नोट्स किया हुआ है, बाकी के बच्चे कैसे करोगे भाई? फिर मेरे पास आना नहीं तुम लोग कि सर मेरे को नोट्स चाहिए या फिर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। सारी फैसिलिटी देने के बाद भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म तक तो हो जाना चाहिए था ना कम से कम। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का तो सब कुछ था तुम लोगों के पास। चलो टोटोमेरिज्म एक एक वो नहीं होगा, लेकिन वो भी दे दूंगा मैं, टोटोमेरिज्म भी। सिर्फ मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा बच्चों, जब तक तुम लोग की सेल्फ स्टडी नहीं होगी तो।
कुछ नहीं समझने वाला, दो जो भी है कुछ मोमेंट के लिए समझेगा, फिर सब भूल जाओगे। और टेस्ट वगैरह में मे भी तुम लोग कैसे भी स्कोर कर लोगे, लेकिन एक्चुअल नीट में ये 1.5 साल के बाद भी इसके कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से याद होने चाहिए तुम लोगों को। 1.5 साल के बाद एग्जाम होगा तुम लोगों का नीट का, और तब तक तुम लोग को ये सारी चीजें याद रखनी है। तो तुम लोग कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो याद रखने के लिए जब तुम लोग का नोट्स ही नहीं है तो? तो कभी बनाओगे, अभी समझा हुआ है, अभी बैठ के बनाओगे तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी मिलेगी, समझ में भी आएगा, रिवीजन भी होगा, सब कुछ फायदे ही है यहाँ पे। लेकिन फिर भी नहीं करना तो इट्स अप टू यू। ठीक है, ऐसे रहेगा तो फिर नहीं चलने वाला भाई, फिर तो हो गया प्रिपरेशन, फिर तो सिर्फ टाइम पास में पढ़ रहे हैं हम लोग ऐसे। ये एल टार्ट्रिक एसिड है, मान लेते हैं ये एल टार्ट्रिक एसिड है, और इसका मिरर इमेज जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, मिरर इमेज जो है यहाँ पे इसका, उसको मान लेते हैं हम लोग। अगर वो डी है तो मानना क्या है, अगर मैं इसको एल माना हूं तो इसका जो मिरर इमेज है वो 100% कौन सा मॉलिक्यूल होगा? एल टार्ट्रिक एसिड, सॉरी डी टार्ट्रिक एसिड होगा। एल उसको मान लिया तो ये 100% डी टार्ट्रिक एसिड होगा। ठीक है, मतलब ये लाइट को अगर लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहा है तो दूसरा वाला जो है वो भी लाइट को रोटेट करेगा, लेकिन राइट के साइड में रोटेट करेगा। ठीक है, तो एक लेफ्ट रोटेट कर रहा है तो एक लाइट को राइट रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। तो टार्ट्रिक एसिड एक्चुअली कितने फॉर्म में मिल रहा है? एक, दो, तीन, चार फॉर्म है, लेकिन ये दोनों फॉर्म तो सेम ही है, तो इन दोनों को एक ही काउंट करूंगा मैं। और दो, दूसरा फॉर्म ये हो गया और तीसरा फॉर्म ये हो गया। तो टार्ट्रिक एसिड में क्यों चार फॉर्म? एज पर द फॉर्मूला अपने को कितने फॉर्म मिलने चाहिए थे? 2 पावर टू 4 फॉर्म मिलने चाहिए थे, लेकिन चार में से दो, चार देख रहे हो तुम लोग स्क्रीन पे है ये चारों फॉर्म, लेकिन चार में से दोनों मॉलिक्यूल, फर्स्ट और 2 नंबर के मॉलिक्यूल जो है 1 और 2, वो दोनों सेम ही तरीके के मॉलिक्यूल है, दे आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। इट इज जस्ट वी आर रोटेटिंग द मॉलिक्यूल एंड देन विजुअलाइजिंग इट। मतलब एक को हम लोग आगे से देख रहे हैं, एक को पीछे से देख रहे हैं, एक को यहाँ से देख रहे हैं, दूसरे को यहाँ से देख रहे हैं। तो एक ही बात है भाई, मौलिक नजरिया अलग कर दिया हमने। तो ये मॉलिक्यूल दोनों सेम ही है, तो आइडेंटिकल है, तो इनको दो अलग अलग नहीं एक ही काउंट किया जाएगा। तो इनका एक बन गया, एक एल फॉर्म एक डी फॉर्म, तो टोटल कितने फॉर्म हो जाते हैं यहाँ पे? टोटल 3 फॉर्म हो जाते हैं। ये फॉर्मूला मीजो कंपाउंड्स पे अप्लाई नहीं होता है। तो मीजो कंपाउंड्स होते क्या है, इसका डेफिनेशन भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि तुम लोग तो लिखने वाले नहीं हो अपने बुक में, तो कम से कम मेरे नोट्स में तो होना चाहिए। मीजो कंपाउंड्स जो होते हैं, these are the compounds, these are the compounds containing two or more chiral carbon but also possess axis of symmetry, axis of symmetry। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री होने के कारण इन लोग जो होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होते हैं उसका रीजन बताता हूँ। देखो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ गई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि जो फर्स्ट कार्बन लाइट को राइट साइड रोटेट करेगा, वो मॉलिक्यूल का सेकेंड कायरल कार्बन उतना ही ऑपोजिट रोटेट करके उसको सीधा कर देगा। तो लाइट यहाँ पे नेट रोटेट होगा ही नहीं, और ये विद इन अ मॉलिक्यूल हो रहा है। याद है बच्चों, रेसमिक मिक्सचर में भी ऐसा ही कुछ होता था, लेकिन दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में होता था। मतलब एक मॉलिक्यूल लाइट को रोटेट करता था और दूसरा मॉलिक्यूल सीधा कर देता था। यहाँ पे क्या हो रहा है, विद इन अ मॉलिक्यूल ये फेनोमेना हो रहा है। तो ये वहां पे दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा था, तो उसको एक्सटर्नल कंपनसेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन बोलते थे। यहाँ पे विद इन अ मॉलिक्यूल हो रहा है, अंदर ही अंदर हो जा रहा है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? इंटरनल कंपनसेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। तो मीजो कंपाउंड क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं बच्चों ये? ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन।
सर ऑफ 2 मिनट मीसो कंपाउंड एक बार दिखाएंगे? 1 सेकेंड रुक जाओ, ये कंप्लीट कर लेने दो। यस, ये रहा मीसो कंपाउंड तुम्हारे सामने। तो जितना तुम्हारा फर्स्ट कायरल कार्बन प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा राइट के, लेट्स से मान लेते हैं राइट के साइड में, तो नीचे वाला भी उतना ही रोटेट करेगा लेफ्ट साइड में। ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो अलग अलग कार्बन कर रहे हैं। विद इन अ मॉलिक्यूल ऑप्टिकल रोटेशन न्यूट्रलाइज हो रहा है और कंपनसेट हो रहा है। इसके लिए हम लोग इसको इंटरनल कंपनसेशन बोलते हैं। रेसमिक मिक्सचर जब भी तुम लोगों ने बनाया था तो फिर भी ऐसा ही कुछ हो रहा था, लेकिन उसमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल से इंटर कंपनसेशन हो रहा था। मतलब एक मॉलिक्यूल उसको रोटेट करके भेज दे रहा था लाइट को, फिर दूसरे मॉलिक्यूल से पास होते वक्त तो लाइट जो है सीधी हो जा रही थी। तो ये एक्सटर्नल कंपनसेशन था क्योंकि दो अलग अलग मॉलिक्यूल इन्वॉल्व थे। और इंटरनल कंपनसेशन में विद इन अ मॉलिक्यूल दो अलग अलग एटम इन्वॉल्व है। ठीक है, किसी को कुछ डाउट इसके अंदर बच्चों? इंटरनल कंपनसेशन एक्सटर्नल कंपनसेशन समझ में आ गया सभी को? यस, कितने बच्चों को समझ में आ गया? हाथ रेस करके बताएं जरा। यस, जो बच्चों को समझ में आ गया मीजो कंपाउंड कैसे इंटरनली कंपनसेट होके लाइट को नेट रोटेशन को जीरो कर रहे हैं, सिर्फ वही अपना हाथ रेस करें, बाकी सब नहीं करें। यस, 10 बच्चों को समझ में आ गया इसमें। सर आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो ये हाँ ध्यान, इंटरनल कंपनसेशन? हाँ यहाँ पे कायरलिटी है, कार्बन में कायरलिटी है, तो कार्बन जो है लाइट को रोटेट करने की टेंडेंसी शो करता है। लेकिन जितना ये कार्बन लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है उतना ही दूसरा कार्बन अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। तो नेट रोटेशन कितना हो गया यहाँ पे, बताओ जरा? सर 0। तो कंपाउंड क्या लाइट को ओवरऑल रोटेट कर रहा है क्या? ओवरऑल, मैं ओवरऑल लेवल की बात कर रहा हूँ, क्या रोटेट कर रहा है? हम तो एक कार्बन कंसिडर नहीं करेंगे, अब मॉलिक्यूल में दो कायरल कार्बन, दोनों कंसिडर करना पड़ेगा। तो दोनों जो है नेट रोटेशन कितना दे रहे हैं? 0 दे रहे हैं। मॉलिक्यूल के अंदर से पास कर रहा हूँ तो नेट रोटेशन 0 हो रहा है। तो इसके लिए कंपाउंड कैसा लगेगा अपने को बाहर से देखने में? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसा क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव दिख रहा है? क्योंकि लाइट को रोटेट कर ही नहीं रहा है, नेट रोटेशन 0 हो रहा है। और क्यों नहीं रोटेट कर पा रहा है? ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। क्या बात समझ में आ रही है? समझ में आया मीजो कंपाउंड क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं? बिकॉज इंटरनली जो एटम्स है, कायरल कार्बन एटम्स है, वो एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं। समझ में आ रही है बात? सर वो क्या लिखा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। रोटेशन। ओके। समझ में आ गई बात भाई? सभी को समझ में आ गया? यस, ठीक है। यस शबीना, यू कैन कीप योर हैंड्स डाउन। चलो, ये चीज हो गया। यहाँ पे हमने ऑप्टिकल रोटेशन इंटरनल कंपनसेशन से कैसे होता है ये देख लिया। बच्चों जरा ध्यान दो कंपाउंड नंबर 2 और कंपाउंड नंबर 3 पे। कंपाउंड नंबर 2 और कंपाउंड नंबर 3 को अगर तुम लोग ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, और मुझे बताओ क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं? ये दोनों, क्या ये दोनों एक दूसरे के नहीं सर। मिरर इमेजेस हैं? ध्यान से देख के बताओ, है या नहीं है? एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं क्या इन लोग? मतलब अगर नो इस मॉलिक्यूल को 2 को मैं मिरर के सामने रखूं तो क्या 3 ही बनेगा क्या? या फिर 3 को मिरर के नो सामने? सर। नहीं। तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। क्या दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होंगे क्या? उठा के अगर मैं रख दूं 3 वाले को 2 पे या फिर 2 वाले को 3 पे, तो क्या दोनों एग्जैक्टली सारे एटम एक दूसरे पे फिट होंगे? नो नो। सर। नो सर। नहीं। ये ना तो नहीं सुपर सर। इम्पोज हो रहे हैं, ना तो ना तो सुपर इम्पोज हो रहे हैं, ना तो मिरर इमेज है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स को सिंपली याद रखना, कैसे डिफाइन करूंगा मैं? दिस आर नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। डायस्टीरियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, सुपर इम्पोज तो नहीं हो रहे थे इन लोग, नॉन मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। नॉन मिरर इमेजेस
ऑफ ईच अदर, बस ये हो जाते हैं डायस्टेरियोमर्स। तो यहाँ पे मैंने तुम लोगों को बता भी दिया, जैसे 2 और 3 या फिर 2 और 4, 2 4 के बीच में, 2 3 के बीच में तुम लोग रिलेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे 2 और 3 नॉन सुपर इम्पोसिबल नॉन मिरर इमेजेस थे, वैसे 2 और 4 भी नॉन सुपर इम्पोसिबल नॉन मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के। यहाँ पे हो जाता है जो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का थोड़ा कुछ बचा हुआ टॉपिक था वो भी खत्म। बच्चों अब आइसोमेरिज्म इसके साथ हो जाता है खत्म। तो आइसोमेरिज्म जो भी हमको डिस्कस करना था हमने ये क्लासेस में कर लिए है। आज की क्लास में हम लोग एक और नया चीज डिस्कस करेंगे, एकदम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विच इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन अ कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो वो स्टार्ट करेंगे तुम लोग जब रीजॉइन करोगे, तो फटाफट रीजॉइन करो, तो हम लोग वो स्टार्ट करते हैं टॉपिक।